तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, जो कि है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये लास्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में फाइनली हम इस वाले चैप्टर को दी एंड करेंगे। ठीक है, तो सर हमने अभी तक के डिस्कशन में समझ ली थी काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में, और आज का जो सेशन है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है डिप्रेशन नाम के टॉपिक से। ठीक है, तो एक बार डिप्रेशन को फटाफट से देखते हैं। तो यस, द ग्रेट डिप्रेशन, तो मैंने बताया आपको कि जो 1929 है ना, ईयर 1929, ईयर 1929 में डिप्रेशन स्टार्ट होता है और ये लेट मिड 1930s तक चलता है। जब आप बुक को पढ़ोगे तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा कि द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1929 एंड इट लास्टेड टिल मिड 1930s, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। बट देन इसको आप एक रूल मत मान के चलना, एक्चुअली इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहा था। 1932, 33, 34, 35 तक, इवन 35 तक इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिला था। बट देन बुक चूंकि कह रहा है तो इस वजह से मैंने लिख दिया है। तो द ग्रेट डिप्रेशन, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आता है 1929 में और ये 1930s तक चलता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, है ना, मैं अगर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है, पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन का के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन कम हो जाती है सर। पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं सर, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं डिप्रेशन आने की वजह से। ठीक है ना, डिप्रेशन क्या है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इनकम भी लोगों की बहुत कम हो जाती है और ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो बिजनेस है, वो भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है सर, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी कम्युनिटी का हुआ तो वो कौन थे, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से, एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, और वो बेसिकली फार्मिंग कम्युनिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा क्यों था सर, इसके पीछे रीजन ये है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, है ना, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मतलब है वैसे प्रोडक्ट्स जिनको कि फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। और एक होते हैं आपके पास में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिन्हें कि हम खेतों में फार्म लैंड पे ग्रो करते हैं। ठीक है ना, तो सर रीजन पढ़िए कि इनके ऊपर ज्यादा लंबा इम्पैक्ट क्यों चला, या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्यों था। तो उसके पीछे का रीजन है सर, because the prices of agricultural products were affected for longer period as compared to industrial goods। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं मैं आपको दोबारा से, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो भी डाउन हुए, और जो आपके पास में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जिनको कि फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उनके प्राइसेस भी डाउन हुए। तो मान लो दोनों के प्राइसेस यहाँ पे थे, दोनों के प्राइसेस नीचे आ गए, ये एग्रीकल्चरल है और ये मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, दोनों के प्राइसेस डाउन हो गए। बट देन जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, बोले तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, इनके प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे सर, थोड़े टाइम में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, ये लंबे समय तक नीचे ही रहेंगे, लो रहेंगे प्राइसेस। यानी कि जो 20 रुपए वाला चावल था वो 5 रुपए केजी पे बिकना शुरू हो गया है, बट देन वो दोबारा से 10, 15, 20 पे नहीं पहुंच रहा, वो 5 पे आया था और 5 पे ही अटक के रह गया है। इनके प्राइसेस, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस तो कम हुए, लेकिन थोड़े समय के बाद, साल सवा साल में, है ना, ये अप हो गए, लेकिन इनके प्राइसेस डाउन आए तो इनके प्राइसेस डाउन ही रह गए और लंबे समय तक डाउन रहे। इसी वजह से बोला जा रहा है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी थी या जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे सर, ये वाले रीजन्स, इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंपैक्ट हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अगर मैं रीजन की बात करूं, डिप्रेशन आया क्यों पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, तो सर डिप्रेशन के रीजन की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू रीजंस।
एक तो ये है सर कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर प्रोडक्शन होने लग गया था, और दूसरा रीजन है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के लोन वाली प्रॉब्लम। तो ये दो रीजंस हैं, बट देन इनके अंदर भी इन डेप्थ कंटेंट है। वो क्या है देखते हैं, आ जाओ। तो देखो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन से डिप्रेशन कैसे आ रहा है, तो देखो फटाफट से कहते हैं कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन से क्या हुआ एक्चुअली। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गए, प्राइसेस कम हो गए। प्राइसेस कम होने का मतलब ये है कि जो 20 रुपए केजी बिक रहा था अब वो सर 5 रुपए केजी बिक रहा है। ठीक है, ये प्राइस है। मान लो जो प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपए थी, अब उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो गई सर, 5 रुपए हो गई। तो जब 20 रुपए प्राइस थी उस समय पे मान लो फार्मर ग्रो कर रहा था 100 केजी। कितना, 100 केजी। तो इस टाइम पीरियड पे उस फार्मर की इनकम, अगर मैं इनकम कैलकुलेट करूं, तो जब 20 रुपए का 1 केजी बिक रहा है और वो फार्मर 100 केजी ग्रो कर रहा है, तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 100 इंटू 20 बोले तो 2000 रुपए। सर वो फार्मर क्या कर रहा है, वो फार्मर 20 रुपए के हिसाब से 100 केजी बेच करके 2000 रुपए कमा रहा है। लेकिन अगर ये 5 केजी 5 रुपए पे प्राइस पहुंच जाए और वो 100 केजी ही ग्रो करता है, तब उस फार्मर की इनकम तो 500 हो जाएगी। 100 इंटू 5 करेंगे, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 आएगा ना। तो इस फार्मर की इनकम तो 500 हो गई। लेकिन फार्मर क्या चाहता है, फार्मर चाहता है अपनी इनकम को रिटेन करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी इनकम इंटैक्ट रहे, उसकी इनकम उतने ही लेवल पे बनी रहे, मेंटेन रहे। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार अब चूंकि प्राइस कम हो गई है तो मैं 100 केजी नहीं ग्रो करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं ना 400 केजी ग्रो करता हूं, 400 केजी। और जब सर वो 400 केजी ग्रो करेगा तो उस केस में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 400 इंटू प्राइस तो 5 रुपए है, तो अगेन वो कितना ग्रो करेगा, कितना जनरेट कर लेगा, अब फिर से वो 2000। तो सर डिप्रेशन आने की वजह से चूंकि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के प्राइसेस काफ़ी लो चले गए, काफ़ी नीचे आ गए, तो इस वजह से फार्मर्स ने क्या किया सर, फार्मर्स ने अपना वो बढ़ा दिया, बोले तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ताकि उनका इनकम मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे, इनकम मेंटेन रहे। ये बात आपको समझ में आई। तो इस मैकेनिज्म में हो ये रहा है कि पहले फार्मर 100 केजी ग्रो कर रहा था, अब वो सर 400 केजी ग्रो कर रहा है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हो गया सर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए फटाफट से, लाइन क्या लिखी हुई है। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर वेरी लो एंड फार्मर्स टू इंक्रीज देयर ओवरऑल इनकम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। फार्मर्स ने अपनी ओवरऑल इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। और स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया। स्टॉक क्या हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। और फाइनली वो स्टॉक क्या होने लग गया, वेस्ट होने लग गया। क्या होने लग गया, वेस्ट होने लग गया। तो ये तो था आपके पास में पहला फैक्टर, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। दूसरा फैक्टर है यूएस का लोन। यूएस का लोन कैसे डिप्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सुनो। देखो यूएस ने बहुत सारा लोन पूरे वर्ल्ड में बांट रखा था, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था। ठीक है सर, यूएस क्या करता था, यूएस चूंकि मोटा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, उस वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, तो उन लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा था, तो वो लोगों को पैसे देते थे, लोन पे देते थे, उनसे इंटरेस्ट अर्न करते थे, है ना। तो हो ये रहा था कि अर्लियर पहले 1928 से पहले जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, 1928 से पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स है आपका, ठीक है ना, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, यस। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स था सर, वो काफ़ी सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट करता था 1928 से पहले पहले। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1928 में 1928 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना लोन बांट रखा है पूरे वर्ल्ड में सर, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन बांट रखा था 1928 तक। लेकिन यूएसए को भनक लग गई कि कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत नीचे गिर रहे हैं, और जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनसे, वो लोग हो सकता है फ्यूचर में उनके लोन वापस ना कर पाए, क्योंकि प्राइसेस तो बहुत नीचे नीचे चले गए थे कमोडिटीज के। तो इस फियर में
यूएस गवर्नमेंट क्या करती है या यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है ना, प्रिकॉशन के रूप में कुछ मेजर्स लेता है, कुछ स्टेप्स लेता है। उसमें वो अपने लोन को एक तो कम कर देता है, मतलब अब न्यू लोन दे नहीं रहा, ऊपर से वो क्या कर रहा है, जो लोन उसने ऑलरेडी दे रखे हैं उनसे वो पैसे वापस मांगने लग जाता है। ठीक है, तो 1928 में आप देखोगे डिप्रेशन का ही कारण है कि 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन बटा हुआ है पूरे दुनिया में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स 1929 में 250 मिलियन यूएस डॉलर पे अपना लोन लेकर के आ जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा आप क्या देखोगे, जो कंट्रीज जिन लोगों ने ऐसी कंट्रीज जिन लोगों ने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, और जो कंट्रीज यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है यूएसए के द्वारा दिए गए लोन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो चूंकि अब तो आप देख रहे हो 1928 के बाद से यूएसए लोन वापस मांग रहा है। तो मान लो मैं एक कंट्री हूं, ठीक है, और मैंने यूएसए से लोन ले रखा और मेरी हालत वैसे ही खराब है, और यूएसए अगर अपना लोन मतलब पैसा वापस मांगने लग जाए, तो चूंकि मांग रहा है तो मैंने मान के चलो मैंने उसे कहीं से अरेंज करके दे दिया, लेकिन मेरे पास तो पैसे अभी तक आए नहीं थे ना, मैंने भी कहीं से अरेंज करके या मेरे पास जो बचे हुए होंगे वो पैसे मैंने दे दिए यूएसए को, तो मेरी प्रॉब्लम तो और खराब हो जाएगी, है ना। तो दोज कंट्रीज हु वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यूएस फेस्ड प्रॉब्लम्स, इन कंट्रीज को प्रॉब्लम फेस होने लग गई। इसके बाद सर मेनी बैंक्स गॉट क्लोज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, पूरे बैंक में मतलब यूएस लोन वापस ले रहा है तो इससे वर्ल्ड के बैंक्स, और यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब मेनली है, मेरा कहने का मतलब है यूरोप वगैरह में काफी सारे बैंक्स बंद हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ सर, उसके पीछे का रीजन सुनो। सर एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट से यूएस से बहुत सारे बैंक पैसा, देखो बैंक आपको सिंपल सी बात समझो, बैंक आपको लोन देता है, बट बैंक के पास पैसे होते हैं तब तो बैंक आपको लोन देता है ना। तो सवाल ये उठता है कि आज के डेट में अगर एसबीआई आपको लोन देता है तो एसबीआई के पास पैसे आए कहां से। तो सर एसबीआई में बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने पैसे जमा करवाए थे, एसबीआई के पास पैसा वहां से आया और एसबीआई ने वही पैसा आपको लोन के रूप में दे दिया। ठीक बात। सिमिलरली बहुत सारे वर्ल्ड के बैंक्स क्या करते थे, यूएसए से लोन लेते थे और फिर वो दूसरे लोगों को लोन बांटते थे। तो चूंकि अब यूएसए अपने लोन्स वापस मांग रहा है तो ये वाले बैंक भी अपने, उन्होंने जिनको लोन दे रखा है उनसे पैसे वापस लेंगे और फिर यूएसए को वापस करेंगे, तो अब इनके पास पैसा रह नहीं जाएगा बैंकों के पास। तो इस वजह से मेनी बैंक्स गॉट क्लोज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कनेक्टिविटी आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से, सुनिए और क्या हुआ। सर पाउंड और स्टर्लिन, पाउंड और स्टर्लिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो यूरोप के करेंसीज थी, इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गए सर, कोलैप्स हो गए। क्या हो गए, कोलैप्स। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, इसके पीछे रीजन ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पाउंड और स्टर्लिन की जो वैल्यू है, वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो गई, गिर गई। अब वैल्यू गिरने का मतलब क्या है, वैल्यू गिरने का मतलब है आप समझो कि जो परचेजिंग कैपेसिटी है करेंसी की वो डाउन हो गई। से फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि 10 रुपए में 1 केजी आलू आता है, 1 केजी, और यही आलू अगर 1 केजी आलू ही अगर 20 रुपए का आने लग जाए तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अब तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। मम्मियाँ बोलती है ना, या घरों में ही हम लोग आपस में बातें करते हैं ना कि भाई पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसका मतलब ये है कि सर मार्केट में प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं या करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि आप कमोडिटीज़ की वैल्यू इतनी हाई हो गई है कि आपकी करेंसी, आपको लगता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई है। कुल मिला के बात ये है, सिंपल समझना है तो सिंपल के रूप में दिमाग में ये बिठाओ कि सर पाउंड स्टर्लिन कोलैप्स्ड का मतलब है कि पाउंड और स्टर्लिन की इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है ना, वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई बहुत ज्यादा। और इस ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे दिखने लग गया हमें। ठीक है ना, आगे कहते हैं सर लैटिन अमेरिका में भी प्राइस बहुत कम हो गए, है ना, लैटिन अमेरिका में भी प्राइस बहुत कम हो गए। मतलब
डिप्रेशन का इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया सर, डबल कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी को डबल करने का मतलब है, मान लो ये यूएस है, तो यूएस ने बोला कि अगर कोई दूसरे देश का बिजनेसमैन या कंपनी अगर हमारी कंट्री में कोई माल बेचना चाहेंगे, सामान बेचना चाहेंगे, तो पहले अगर हम उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लगा रहे थे, तो अब 100 रुपए का टैक्स ना लगा करके अब 200 रुपए का टैक्स लगाएंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर दी यूएस ने, बढ़ा दी। यूएस इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ा रहा है, यूएस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा तो पहले 100 रुपए रिसीव करता था, अब 200 रुपए रिसीव करेगा। तो बोले तो यूएस की जो सरकार है, यूएस में जो गवर्नमेंट है, यूएस में जो अथॉरिटी है, उनकी इनकम बढ़ेगी और पैसे आएंगे आपके पास, तो आप डिप्रेशन में भी अपनी सरकार आसानी से चला पाओगे। तो यूएस ने डिप्रेशन को कॉम्बैट करने के लिए, COMBAT, कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो टू कॉम्बैट डिप्रेशन दे डबल्ड देयर इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटी को चूंकि इंपोर्ट बढ़ा दिया है, तो अब जो देखो, आपने तो अपने हिसाब से फायदे वाला काम किया, आपने बोला कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी और ठीक है, सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। आपने तो ये सोच करके इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन जो इंपोर्ट कर रहा है, मतलब दूसरे देश वाले लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो लगेगा ना भाई कि पहले हमारे ऊपर कम टैक्स लगता था तो हमारा माल ज्यादा बिकता था, अब हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो अब हमारा माल कम बिकेगा उस देश में, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगा। जैसे टैक्स लगाने का मतलब ये सिंपल समझो कि अगर 50 रुपए की पेप्सी की बोतल मिल रही है और उसके ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 45 पेप्सी की कॉस्ट है और 5 रुपए का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो 50 रुपए का वो आपको मिल रहा है। मान लो अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं हम इसके ऊपर 15 रुपए का टैक्स लगाएंगे, तो आप बोलोगे अच्छा 15 का टैक्स लगाओगे, मतलब 45 तो पेप्सी की प्राइस है, 15 का टैक्स लगाया तो 45 5 50 और 10 60 रुपए इसकी कॉस्ट हो जाएगी मार्केट में। जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना। तो इससे जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा सर, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखो, यूएस ने क्या किया, ओवरसीज लोन, मतलब जो विदेशों को दे रखा था लोन, वो तो वापस लिए ही, यूएस ने क्या किया सर, यूएस ने डोमेस्टिक लोन देना बंद कर दिया और जो ऑलरेडी लोन बांट रखे थे उनको क्या करने लग गया, वो वापस मंगवाने लग गया। क्या करने लग गया, वापस मंगवाने लग गया। लोन को रीपे करने के लिए, लोन चूंकि यूएस के बैंक्स वापस मंगवा रहे हैं, तो उन लोन्स को रीपे करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर बेच दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी कार्स बेच दी, ठीक है। और सर घर बेच करके, कार बेच करके लोगों ने पैसे दिए, लौटाए बैंकों को। इसके अलावा सर यूनाइटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। सर क्यों बढ़ गया, सिंपल सी बात है, जो फैक्ट्री वाला पहले 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, तो वो 10 लेबर अपने पास रखा हुआ था, उसने मेंटेन किया हुआ था। अब चूंकि कमोडिटीज के डिप्रेशन में प्राइसेस कम हो गए हैं, तो अब उसकी इनकम 1 लाख ना हो करके उसकी इनकम अब मान लो 50,000 है, तो वो बोलेगा ना कि भाई अब मुझे 10 लेबर की जरूरत नहीं है, अब एक काम करता हूं मैं 4 लेबर में काम चला लूंगा। तो वो 6 लेबर को फायर करेगा, जॉब से बाहर कर देगा। तो जब आप जॉब से बाहर करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगी ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई सर, बढ़ गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गया। यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों, उसके पीछे का रीजन सुनो। तो रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, अभी आपने पढ़ा, लोगों ने क्या किया, अपने घर बेचे, कार बेचे। कुछ लोगों के घर और कुछ लोगों के कार तो बिके ही नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने घर की चाबी, मतलब घर में लॉक लगाया, चाबी ली, ले जा करके बैंक के पास गए, बैंक वाले को बोला कि भाई देखो हमने तो तुमसे लोन लिया था, हमारे पास देने के लिए पैसे हैं नहीं, घर बेचने की कोशिश की, बिके नहीं, तो तुम एक काम करो, ये पकड़ो घर की चाबी, ये पकड़ो कार की चाबी, तुम बेच लेना, बेच करके अपने पैसे वसूल लो। तो लोगों ने ये तक किया। तो बैंकों को, मतलब ये कहने में आसान लग रहा है कि बैंकों ने पैसा मंगवाया और लोगों ने दे दिया, लेकिन बैंकों के पास सारा पैसा नहीं पहुंचा।
तो बैंकों के पास चूंकि सारा पैसा नहीं पहुंचा तो बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। आप सिंपल सी बात ऐसे सोच लो, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने 1 लाख रुपए किसी को दे दिए और आपके पास वही 1 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब अगर वो 1 लाख रुपए आपके पास वापस नहीं आएंगे तो आपका जीवन तो बर्बाद है ना सर। कुछ इस प्रकार की बात है, ठीक है। चलो, अब आप सोचोगे कि सर बैंक को तो घर की चाबी दे दी, बैंक बेच ले, बेच करके पैसे वसूल ले। अरे भैया बिके तब तो लोगों के पास पैसे भी तो हो बेचने के लिए। आप सोचो ना, प्राइसेस इतने कम है कि लोग इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, खाना खाना मुश्किल हो रखा है, मकान कहां से खरीदेंगे लोग, ठीक है। सर कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट दिया हुआ है। 1933 में 4000 बैंक बंद हुए ऑल ओवर वर्ल्ड, और 29 to 32 के बीच में करीब करीब 1,10,000 कंपनीज क्या हो गई सर, कोलैप्स हो गई, बर्बाद हो गई, बंद हो गई, ठीक है। 1935 में जाकर के एक स्टेबल रिकवरी ग्रेट डिप्रेशन से देखने को मिली। स्टेबल रिकवरी का मतलब क्या होता है, देखो जब भी डिप्रेशन से पूरा वर्ल्ड रिकवर होगा तो हो सकता है कि कुछ कंट्रीज पहले रिकवर कर जाएं और कुछ कंट्रीज अभी भी डिप्रेशन में हो। फिर जो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं आए हैं फिर उनमें से कुछ और बाहर आएंगे, फिर उनमें से कुछ और बाहर आएंगे। तो एक टाइम पीरियड लगेगा, वो 2 4 5 साल 6 साल का समय हो सकता है कि जब सारी कंट्रीज डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी, और जब कंट्रीज डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी और उसके बाद 1 2 3 साल तक अच्छे से इकोनॉमी चलेगी, तब आप बोलोगे कि पूरे वर्ल्ड में स्टेबल रिकवरी हो गई है। यानी कि जो रिकवरी हुई है ना, वो क्या है, वो स्टेबल है, वो स्थिर है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात वो कहना चाह रहा है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था, अभी पढ़ा था ना अपने बुक में स्टार्टिंग में, कि 1929 में डिप्रेशन आया और मिड 1930s तक चला। लेकिन सर मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि ऐसा नहीं है, ये बुक में लिख दिया उन्होंने, ठीक बात है, इस वजह से मैं भी लिख रहा हूं। लेकिन आप यहां पे पढ़ो, वही बुक क्या कह रहा है आगे चल के, वही बुक कह रहा है कि 1935 में जाकर के एक स्टेबल रिकवरी देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। यस, अब अगला टॉपिक है सर इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अगला टॉपिक क्या है, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें पढ़ो फटाफट से, देखो क्या लिखा हुआ है सर। 19th सेंचुरी में इंडिया का क्या था, इंडिया एक्सपोर्टर था। कौन सी कमोडिटीज का, एग्रीकल्चरल गुड्स का। एग्रीकल्चरल गुड्स, इंडिया के फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे और उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। बोले तो ब्रिटेन लेके जाता था ना काफी सारा रॉ मटेरियल हमारे से, ठीक बात है। लेकिन आपने क्या पढ़ा, डिप्रेशन आया है तो उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर हुआ है, उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा उन लोगों के ऊपर हुआ है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से में एंगेज्ड है ना। तो इंडिया की मैक्सिमम आबादी करीब करीब 70%, 70% लोग 19th सेंचुरी में है ना एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड थे, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के प्राइस जो गिरे थे वो लंबे समय तक गिरे रह गए, प्राइस बढ़ी नहीं उनकी, ठीक है। तो इंडिया का, तो चूंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड थे, तो इस वजह से डिप्रेशन ने काफी इजीली इंपैक्ट या असर पहुंचाया किसके ऊपर, इंडिया के फार्मर्स के ऊपर, या आप यूं कह लो इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, ठीक है। इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट मैंने लिखा है। इंडिया का एक्सपोर्ट और वीट के प्राइसेस 50% तक घटे, 50% तक डाउन हुआ। मतलब ये 50% सिर्फ और सिर्फ वीट के लिए नहीं है, एक्सपोर्ट भी 50% डाउन हो रहा है, इंपोर्ट भी इंडिया का 50% गिर गया और वीट के प्राइसेस भी 50% तक गिरे, ठीक है। पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस एक तो कम हो गए हैं, लेकिन सरकार ने रेंट या टैक्सेस जो भी सरकार वसूलती थी उसको सरकार ने उसमें उनको डिस्काउंट नहीं दिया। अगेन एक फैक्ट की बात लिखी हुई है कि जूट के प्राइसेस, जो जूट के फार्मर्स थे जो कि बंगाल रीजन में प्रोडक्शन करते थे, उनके प्राइसेस 60% तक घट गए और बहुत सारे फार्मर्स हमारे कंट्री के डेट ट्रैप में फंस गए। डेट ट्रैप, डेट DEBT, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसा जाल जिसमें आप
पिछले लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं सर? डेट ट्रैप बोलते हैं। ठीक बात है। एक बात तो ये हो गई सर। इंडिया डिप्रेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें खोज के निकाली जहां पे गोल्ड मिलता था, और ब्रिटिशर्स भी डिप्रेशन की वजह से परेशान है, इंडिया में भी और अपनी कंट्री ब्रिटेन में भी। तो उन लोगों ने इंडिया से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और इंडिया से गोल्ड निकाल निकाल करके दूसरे देशों में बेचना शुरू किया, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आया। और J.M. कीन्स नाम के जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये एक रीज़न था जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो डिप्रेशन से बाहर आए और बाद में पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन से बाहर आया। तो सोच सकते हो आप कि इंडिया से कितना सोना लेकर के गए होंगे। सर जो सैलरीड इंडिविजुअल्स थे, जो लोग सैलरी बेसिस पे काम करते थे, उन लोगों के ऊपर डिप्रेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। रीजन क्या है सुनो। रीजन ये है कि जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं, जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है सर? फिक्स। फिक्स का मतलब ये है कि डिप्रेशन, मान लो ये डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन सर, इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन आने से पहले भी वो लोग 10,000 रुपया महीना कमा रहे थे और डिप्रेशन के बाद भी वो लोग 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। यही तो मतलब होता है ना, सैलरी फिक्स है। लेकिन डिप्रेशन आने के बाद क्या हुआ? डिप्रेशन आने के बाद कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गई। और इस समय इसके रेस्पेक्ट में इस समय पे मतलब ये समझ लो कि डिप्रेशन आने, एक सेकंड, डिप्रेशन आने से पहले, यस, डिप्रेशन आने से पहले मान लो कमोडिटी की प्राइसेस थी 15 रुपए, तो डिप्रेशन के बाद प्राइसेस कम हो गई, तो मान लेता हूं 5 रुपए हो गए। तो सोचो, पहले वो 10,000 रुपए कमा रहा था और 15 रुपए के हिसाब से अपने सामान को खरीद के अपना खर्चा चला रहा था घर का। अब वो 10,000 कमा रहा है लेकिन प्राइसेस तो और कम हो गई हैं। तो जो इसी वजह से जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर कोई खास इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो फिक्स सैलरी आ रही है ना भाई, उनको क्या दिक्कत है। और ऊपर से प्राइसेस और लो हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सुनिए। रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर एरा। आप सुनो फटाफट से, ध्यान से, अच्छे से। सर देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इन दोनों के बीच में रफली 20 ईयर्स का गैप था। ठीक है ना, 20 सालों के अंतर पे, 20 सालों की, क्योंकि अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो सर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 18 तक चला। और ये कब स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 के आसपास, हाँ, और चला था सर 45 तक, 44 या 45 तक चला था। ठीक, इतने टाइम पीरियड तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो इन दोनों में लगभग 20 साल का गैप था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है सर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड है जर्मनी, जापान और इटली। इन तीनों देश, ये तीनों देश मिलकर के लड़ रहे हैं, किससे? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और अलाइड फोर्सेस से। ठीक है, तो इतने लोग एक साथ हैं और इधर सिर्फ 3 लोग हैं, तो आपको नॉर्मली पता चल गया होगा कि कौन सी साइड जीतने वाली है। ठीक है सर, ये जो वॉर है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो लैंड पे भी हुआ, एयर में भी हुआ, सी में भी हुआ, और ये वर्ल्ड वॉर करीब करीब 6 साल तक चला। ठीक है, 6 साल तक चला। अगर मैं डेथ्स के टर्म में बात करूं आपके पास में, तो सर टोटल 60 मिलियन डेथ्स हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 60 मिलियन, जो 60 मिलियन डेथ है, ये जो 60 मिलियन जो फिगर है, ये सेकेंड 1939 की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 3% के बराबर था। मतलब पूरे दुनिया की 3% आबादी एक जंग में खत्म। सोच के देखो। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यादा लोग मरे थे सोल्जर्स, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादातर सिविलियंस मरे। सोल्जर्स की भी डेथ हुई, लेकिन सोल्जर्स की डेथ काफी कम हुई और सिविलियंस ज्यादा मरे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिराए जा रहे हैं, शहर के शहर बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। तो एक बम गिराओगे पूरा शहर बर्बाद हो गया। मान लो एक शहर में अगर 5 लाख लोग भी रह रहे हैं, तो एक ही धमाके में 5 लाख लोग मर गए ना। तो इस वजह से सिविलियंस क्राइसिस जो है वो ज्यादा था।
सर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ इम्पैक्ट्स हैं। मतलब एक साइड जीत रही है, अमेरिका वाली साइड जीतेगी और जर्मनी वाली साइड हार जाएगी, ठीक है ना। तो क्या इम्पैक्ट हुआ? तो इम्पैक्ट ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, जो यूएसए है, वो एक डोमिनेंट पावर के रूप में निकला। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तक जो ब्रिटेन था वो सुपर पावर था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर कौन बन रहा है? यूएस बन रहा है, ठीक है ना। और वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री तीनों एस्पेक्ट में पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया सर? जबरदस्त पावर बन के निकला, सुपर पावर बन के निकला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि अमेरिका नो डाउट एक सुपर पावर बना, बट सोवियत यूनियन आज के डेट में, जिसे आप रशिया बोलते हो ना, जो रशिया है आज के डेट में, ये पहले सोवियत यूनियन कहलाता था। और जिस यूक्रेन से आज रशिया लड़ रहा है, वैसे ही यूक्रेन और रशिया का मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो रशिया के चारों ओर बहुत सारे छोटे 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 देश हैं। वो सारे देश रशिया का पार्ट थे, ठीक है ना, रशिया का हिस्सा थे। और उन सारे देशों को प्लस रशिया को मिला के बोला जाता था सोवियत यूनियन। तो उस समय सोवियत यूनियन था, ठीक है ना। तो यूएसए के साथ साथ सोवियत यूनियन भी एक वर्ल्ड पावर बन के निकला और यूएसए ने नाजी जर्मनी को भी हराया, ठीक है। इतनी बात वो कह रहे हैं आपसे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मोर और लेस दो इंपैक्ट आपको याद रखना है। क्या? एक इंपैक्ट तो ये कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 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 यूएसए है वो क्या बन गया? वो एक सुपर पावर बन गया। साथ ही साथ सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर बन गया, ठीक है। इतनी बात आप दिमाग में बिठाओगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, नए प्लेयर्स, ठीक है। अब सुनो सर, पोस्ट वॉर सेटलमेंट। अब वॉर के बाद क्या होता है? सुनो, वॉर के बाद देखो भैया, जंग जब भी होती है, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफी डिटेल में मैंने बताया था आपको कि जंग जब भी होगी तो दो, जान का भी नुकसान होगा। जान मतलब सिपाही सही शहीद होंगे, सिविलियंस मरेंगे। जान और माल, माल बोले तो रोकड़ा, पैसा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो सर जान का नुकसान होगा, ठीक है ना सर। जो यस, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट की अब हम बात करेंगे। तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट में दो नुकसान होंगे आपके। पहला नुकसान जान का, मतलब लोग मरेंगे, और सर पैसों का भी नुकसान होगा। तो ब्रिटेन, यूरोप, ये जितने भी देश थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंगाल हो जाते, इनके पास पैसा नहीं बचता। तो अब ये सारे लोग क्या करेंगे सर? आप देखोगे ये सारे लोग यूएसए से लोन लेना शुरू करेंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट से क्या करना शुरू करेंगे? लोन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो फटाफट से क्या होता है सर। 2 की लेसन्स फ्रॉम वॉर पीरियड। जो जंग वाला पीरियड था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला भी, उससे पूरी दुनिया ने कुछ सीख ली, कुछ सबक लिया। वो सबक क्या थे? पहला सबक तो ये था कि पूरी दुनिया को एक बात ये समझ में आ गई कि वैसी सोसाइटीज या वैसी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट हैं, बोले तो वैसी कंट्रीज जो कि फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, बोले तो वैसी कंट्रीज जो कि बल्क में बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो भैया सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने से तो नहीं होगा ना, आपको उन गुड्स को बेचना भी तो पड़ेगा। तो वैसी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन कर रही हैं, उन कंट्रीज, वो कंट्रीज मास कंजम्पशन पे डिपेंड होती हैं। अगर मास प्रोडक्शन आपका, यानी कि बल्क में आपका प्रोडक्शन तभी तक चलेगा जब तक आपको लोग मिल रहे हैं, कंज्यूमर्स मिल रहे हैं। अगर कंज्यूमर्स नहीं मिलेंगे तो आपका मास प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यानी कि मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन दोनों क्या है सर? इंटरकनेक्टेड हैं। ये चीज तभी तक सस्टेन होगी जब ये चलेगा। अगर ये खत्म तो ये भी खत्म, ये चल रहा है तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो मास कंजम्पशन, अब मान के चलो कि मैं कंज्यूमर हूं किसी प्रोडक्ट का, तो मैं कंजम्पशन तो तभी तक कंटिन्यू रख पाऊंगा ना जब तक मेरे पास एक स्टेबल इनकम होगी। क्या होगी? एक स्टेबल इनकम होगी। सर मान के चलो कि मैं 100 रुपए किलो वाला राइस परचेज करता हूं और मान लो मैं महीने के कमा रहा हूं सर 1 लाख रुपया महीना, तब तक तो ठीक है, मैं 100 रुपए केजी वाला राइस खरीद रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरी जॉब चली जाती है और मेरी इनकम पहुंच जाती है सर 10,000 रुपये महीने पे। तो सर जब 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा
तो कहाँ से मैं अफोर्ड करूंगा 100 रुपए किलो वाला चावल, है ना। तो वही वो कहना चाह रहा है कि मास, क्या कह रहा है वो, दो तीन बातें कह रहा है एक साथ, सुनना ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर ऐसी कंट्री जो कि मास प्रोडक्शन कर रही है, उस कंट्री को मास कंजम्पशन चाहिए, और जो लोग मास लेवल पे कंजम्पशन कर रहे हैं उन लोगों को स्टेबल इनकम चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबल इनकम। और स्टेबल इनकम कब मिलेगी आपको? स्टेबल इनकम आपको तब मिलेगी जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड होंगे। सोचो कि अगर 100 लोगों की आबादी में से सिर्फ 10 ही लोग एम्प्लॉयड हैं, तो 10 ही लोगों के पास कुछ खरीदने की ताकत है क्योंकि उनके पास पैसा है। 90 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनके पास खरीदने की ताकत नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना है। किसे इंश्योर करना है? फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे दो होता है, मैं पहले ही क्लियर करता हूं, थोड़ा सा डेप्थ है, घूमेगा कॉन्सेप्ट, फोकस रखोगे, एकदम नहीं घूमने दूंगा, कसम है मुझे आपकी। सुनो अब ध्यान से। सर फुल एम्प्लॉयमेंट का दो मतलब होता है। एक मतलब तो ये होता है कि जितने भी लोग हैं, पीपल हैं यहाँ पे कंट्री में, सारे लोग एम्प्लॉयड हों, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। पहली बात तो ये। इसमें जब हम लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? वो है सर वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं काम करना ही नहीं चाहता, तो उनको आप अनएम्प्लॉयड नहीं मानोगे, है ना। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनके पास इनकम आएगी। इनकम बोले तो स्टेबल इनकम आएगी। स्टेबल इनकम आएगी तो वो लोग कंज्यूम करेंगे, और जब ये लोग कंज्यूम करेंगे तभी तो जो कंट्रीज बल्क में प्रोड्यूस कर रही हैं उनका प्रोडक्शन सस्टेन हो पाएगा, कंटिन्यू रह पाएगा। क्योंकि अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो उनको बनाना बंद करना पड़ेगा, है ना। ये चेन मैकेनिज्म है। तो वही वो कह रहा है कि स्टेबल इनकम को इंश्योर करने के लिए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने का दो मतलब होता है। एक मतलब तो आपको मार्केट में 10 में से 9 टीचर बताएंगे, 8 टीचर, 80%, 90% टीचर आपको बता देंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का एक मतलब तो ये होता है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का एक और मतलब होता है, वो मैं आपको बता के दूंगा। सुनो क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बोले तो मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसे भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर क्या मतलब है इसका? मतलब सुनो, मान लो मेरी कंट्री में 100 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ लोगों का कहना है कि हम जॉब करना ही नहीं चाहते अपनी मर्जी से, तो वो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, तो उनको माइनस करो, ठीक है। तो 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10 करोड़ अपनी मर्जी से जॉब नहीं करना चाहते, तो कितने बच गए भाई? बच गए मेरे पास 90 करोड़ लोग। अब मान लो मैंने इन 90 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, तो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो गया? सर मार्केट में मैक्सिमम लोगों का कहना है जी हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, इसके अंदर भी एक ट्रैप है, और वो ट्रैप ये वाला है। 90 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी तो फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो गया, इसका मतलब आपने सिर्फ पीपल वाले पार्ट को एड्रेस किया, रिसोर्स वाले पार्ट को एड्रेस नहीं किया। रिसोर्स वाला पार्ट क्या है वो सुनो। सर मान लो मेरी कंट्री में 90 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, और मेरी कंट्री में 4 जगह A, B, C और D, इन 4 जगहों पे कोयला है, कोल, COAL, कोल, ठीक है ना, कोयला है। तो सर अगर मैं 90 करोड़ लोगों की मदद से, अब कोयला एक्सट्रैक्ट, अगर आपको जमीन के अंदर से कोयला अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सर कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास मशीन भी तो होनी चाहिए, जब भी तो कोल एक्सट्रैक्ट करोगे। मान लो सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है, सरकार कह रही है कि हमारे पास इतनी मशीनें हैं कि 2 जगहों से कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सरकार प्लेस ए और प्लेस बी से कोल एक्सट्रैक्ट कर रही है। 90 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को यहां लगा रखा है, बट देन प्लेस सी, मतलब ये दोनों प्लेसेस जो अब रेड कलर वाले हैं,
इन दोनों जगहों से तो सरकार कोयला एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये वाले जो रिसोर्स हैं हमारे देश के, वो ये रिसोर्स अनएम्प्लॉयड है। मतलब कोयला टोटल 4 जगहों पे है, हमने 2 जगह के रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया है, 2 जगह के रिसोर्सेज का यूज ले रहे हैं, 2 जगह के रिसोर्सेज का, सी और डी, इन दोनों जगहों वाले रिसोर्सेज का यूज नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तब भी आप बोलोगे कि हमारी कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे नहीं है। ठीक बात है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब सुनो बात को ध्यान से। यस, बट आगे क्या कहता है, तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर आपको करना पड़ेगा अगर आपको स्टेबल इनकम देना है लोगों को, ठीक है ना, यहां तक बात हमने कर ली थी। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मार्केट गारंटी नहीं कर सकता है, सिर्फ मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं करके देगा, गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ेगा। क्यों? मान लो मैं ये कहता हूं कि अपनी कंट्री की, हमारे मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में अभी, और मोदी जी कहते हैं कि भाई देश को ना प्राइवेट लोग चलाएं, प्राइवेट कंपनीज चलाएं, सरकार सिर्फ आराम से बैठेगी, ठीक, सरकार कोई काम नहीं करेगी। तो क्या होगा? सुनो, प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव है, पैसा कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना। ठीक बात है। जब उनका मोटिव ये है तो वो लोग मार्केट में जितना मर्जी करेगा उतना मर्जी प्रोडक्ट गुड्स वो कर देंगे, प्रोड्यूस करके फ्लो करवा देंगे, है ना, सप्लाई बढ़ जाएगी। सर मान लो उन लोगों को लगता है, प्राइवेट प्लेयर्स को, कि यार उनके प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत डाउन है, सारे लोग मिल जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स और मिल करके बोलेंगे कि पीछे से माल ही नहीं आ रहा, और शॉर्टेज करवा देंगे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज करवा देंगे देश में। जब देश में आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाएगा तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। मान लो ये पेन है, और कंपनी जो जितनी भी पेन बनाने वाली कंपनियां हैं वो बोले कि भैया हम तो पीछे से माल ही नहीं आ रहा तो हम पेन नहीं बना रहे अभी, लेकिन स्टूडेंट्स को तो पेन चाहिए ना पढ़ने लिखने के लिए, तो स्टूडेंट्स तो पेन की डिमांड करेंगे। और मान लो स्टूडेंट्स पेन की डिमांड कर रहे हैं लेकिन पेन है ही नहीं देश में, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यार 10 रुपए वाला पेन अगर 15 का भी मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा या मैं ले लूंगी, क्योंकि यार बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग कहेंगे यार 15 छोड़ो 20 में भी दे दो यार, बहुत दिक्कत हो रही है। समझो आप बात को, एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जा सकता है, आर्टिफिशियली मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स भरे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स सब कुछ डील करेंगे तो उस केस में फिर फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर नहीं हो पाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर ना होने का मतलब वो लोग सोचेंगे कम लोगों से ज्यादा काम करवा लें, अपनी मर्जी से सैलरी वेजेस तय करेंगे लोगों के, सरकार का कोई रोल नहीं होगा, कोई नियम कानून का डर नहीं होगा, तो उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर नहीं किया जा सकता है ना। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी भी कंट्री में प्राइस को मैनेज करना है, आउटपुट को मैनेज करना है, आउटपुट को मैनेज करने का मतलब ओवर प्रोडक्शन ना हो और अंडर प्रोडक्शन भी ना हो, दोनों बातें है ना। प्राइस को मेंटेन करना है, आउटपुट को मेंटेन करना है, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है, इन तीनों को अगर मेंटेन करके रखना है किसी भी देश में, तो गवर्नमेंट का रोल एक नेसेसिटी बन जाता है, गवर्नमेंट रोल्स बिकम नेसेसरी। ठीक है, क्या समझा? पहले पॉइंट में सुन लो ध्यान से। सर पहले पॉइंट में आपने ये समझा है अभी तक, पहले पॉइंट में ये समझा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का कहना है कि वैसी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मास प्रोडक्शन कर रही हैं, वो मास प्रोडक्शन तभी तक कर पाएंगी जब तक उन्हें मास बेसिस पे कंज्यूमर्स मिलेंगे या मास कंजम्पशन होगा। और जो लोग कंजम्पशन करेंगे वो कंजम्पशन तभी कर पाएंगे जब उनकी स्टेबल इनकम होगी, और स्टेबल इनकम तभी होगी जब इकोनॉमी में सारे लोग क्या होंगे? एम्प्लॉयड होंगे, बोले तो फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा हमारी कंट्री में। ठीक है ना, बात समझ? और फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर मार्केट अकेला फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर नहीं कर सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का काम है फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करना।
और फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने का मतलब है कि गवर्नमेंट प्राइस का ध्यान रखेगी, आउटपुट का ध्यान रखेगी और एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजों का ध्यान रखेगी। इतनी बात आपको पहले पॉइंट में बताई मैंने। दूसरी बात क्या समझ में आई वर्ल्ड को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, वॉर वाले ईयर्स से पूरा वर्ल्ड क्या सीखता है? पहला पॉइंट जो बताया वो एक बात तो वो थी। दूसरी बात सुनो, पूरा वर्ल्ड दूसरी बात ये सीखता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट भी तभी अचीव कर पाएगी जब गवर्नमेंट को पावर दिया जाएगा टू कंट्रोल गुड्स, टू कंट्रोल कैपिटल, टू कंट्रोल लेबर। मतलब कितने लोग काम करेंगे, किस रेट पे काम करेंगे, लेबर को कंट्रोल करने का पावर दो सरकार को, कैपिटल को कंट्रोल करने का पावर दो। कैपिटल को कंट्रोल करने का, देने का पावर मतलब कौन सी मशीन आएगी, कितने पैसे में आएगी, किस देश से आएगी, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट को थोड़ा सा डिसीजन लेने दो, ठीक है ना। और दूसरी बात कि हमारी कंट्री में कौन से गुड्स बनेंगे, कौन से गुड्स नहीं बनेंगे, तो इन सारी चीजों को जब आप गवर्नमेंट को दोगे, पावर दोगे, अथॉरिटी दोगे डिसीजन मेकिंग में, तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर पाओगे। तो दो चीजें सीखता है पूरा वर्ल्ड, ठीक। तो क्रक्स ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए इकोनॉमी को स्टेबल होना पड़ेगा और हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमारे देश में, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक कंट्री, है ना, ऐसा एक सिस्टम जिसमें कि फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सके ताकि सारे लोग स्टेबल इनकम जनरेट कर पाएं और फिर उसी इनकम से वो कंजम्पशन कर, डिमांड क्रिएट कर पाएं या गुड्स को कंज्यूम कर पाएं और फिर उन्हीं गुड्स को बहुत सारी कंट्रीज प्रोड्यूस कर पाएं। तो ऐसा एक सिस्टम बनाने के लिए ये लोग, जो लोग भी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हैं, ये सारे लोग मिल करके एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग का नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये एक मीटिंग होती है, ये मीटिंग होती है जुलाई 1944 में, वर्ल्ड वॉर के बाद। किस जगह पे? ब्रेटन वुड्स नाम के जगह पे, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मीटिंग होती है इस जगह पे, ठीक है। इस मीटिंग में इन लोगों ने क्या किया सर? इन लोगों ने आईएमएफ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, आईएमएफ जो आज की डेट में है। और आईएमएफ का रोल ये था कि जो भी कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज को कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, इस बात का ध्यान आईएमएफ को रखना था, ठीक है। अब सुनो सर, आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ, एक तो आईएमएफ क्रिएट किया उस वाली मीटिंग में, ब्रेटन वुड वाली मीटिंग में। एक और बॉडी आपने क्रिएट की उसी मीटिंग में, उस बॉडी का नाम रखा हमने आईबीआरडी। आईबीआरडी बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यही आईबीआरडी आगे चल के इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और वर्ल्ड बैंक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को कहा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों चूंकि ब्रेटन वुड नाम की मीटिंग के बाद स्टैब्लिश किए गए हैं, तो इसी वजह से इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने 1947 से काम करना शुरू कर दिया। यूएसए को वीटो पावर मिला, बाद में फिर धीरे धीरे कुछ देश और आ गए जिनको वीटो पावर मिला, जैसे रशिया आ गया, जापान आ गया, चाइना आ गया। बट स्टार्टिंग में वीटो किसके पास था? यूएसए के पास था। एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर के, जिसमें कि करेंसीज वर पेग्ड अगेंस्ट डॉलर, करेंसीज वर पेग्ड अगेंस्ट डॉलर। और उस सिस्टम को हमने क्या बोला? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम बोला। सर नहीं समझ में आया? नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है। इतने पढ़ाने से अगर समझ में आ जाता तो आपको खुद ही आ गया होता, बट देन अगर आप हमसे जुड़े हो तो हम बाल की खाल निकाल के समझाएंगे आपको, है ना। अब सुनो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ये लोग बोल रहे हैं? वर्ल्ड वॉर के बाद देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लो इंडिया का रुपी है, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? इंडिया में रुपी चलता है ना भाई। और यूएसए में क्या चलता है? यूएसए में चलता है सर डॉलर, ठीक है, आपको मालूम है। अब सर इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारा 1 रुपया तुम्हारे $1 के बराबर है,
मान लो इंडिया वाले ऐसा कह रहे हैं, तो यूएसए कह रहा है यार छी गंदी बात, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा रुपया हमारे $1 के बराबर है, बकवास, रबिश, कुछ भी, मतलब हम नहीं मानते इसको। तो यूएसए चूंकि पावरफुल कंट्री है, उसकी इकोनॉमी भी हमसे अच्छी है, स्ट्रॉन्ग नेशन है, जीडीपी हमसे हाई है, तो हमने बोला तो तुम बताओ कितना होगा। तो यूएसए कहता है कि यार हमारी कंट्री का $1 तुम्हारी कंट्री के 30 रुपए के बराबर होगा, 30 रुपीज पे, ठीक। अब मान लो यूएसए ने किसी प्रकार से इंडिया को इतने पे कन्विंस कर लिया और इंडिया मान भी गया। क्या हो गया? इंडिया मान भी गया। तो यूएसए अब रशिया को कन्विंस करेगा कि अमेरिका का $1 रशिया की करेंसी के कितने के बराबर होगा, है ना। फिर ऐसे ही ब्रिटेन के अगेंस्ट फिक्स किया जाएगा कि हमारी $1 ब्रिटेन में कितने उनके करेंसी के पाउंड या स्टर्लिन के बराबर होगा, चाइना का येन के कितने येन के बराबर होगा। बट देन इसमें हो जाएगी लड़ाई। इसमें क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्या मचेगी कि भाई इंडिया बोलेगा यार हमें तो तुमने 30 पे कन्विंस किया, रूस को तुमने 15 पे वो कर दिया, ब्रिटेन को तुम 5 पे ही मान जा रहे हो, मान लो ऐसा कुछ रेशो बना रहे हैं वो लोग, तो इसमें लड़ाई मच जाएगी। तो आओ देखो ना ताओ, इसका भी एक सोल्यूशन निकाला इन लोगों ने बोला, अमेरिका ने बोला भाई सुनो, तो बोला क्या? तो इस ब्रिटेन वुड मीटिंग में ही हो रहा है ये सारा खेल, ठीक है ना। मीटिंग में क्या हुआ? अमेरिका ने बोला कि भाई इंडिया सुनो, तुम इंडिया हो? जी हाँ सर हम इंडिया हैं। तुम अमेरिका हो? जी हाँ सर हम अमेरिका हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे कंट्री में, अमेरिका से पूछ रहा हूं अभी मैं, ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम्हारी कंट्री में 10 ग्राम गोल्ड कितने में मिलता है? हमारी कंट्री में 10 ग्राम गोल्ड सर $10 में मिलता है। कितने डॉलर में? मान लो अमेरिका कह रहा है $10। इंडिया से पूछ रहे हैं तुम इंडिया हो? जी हाँ सर हम इंडिया हैं। तुम्हारी कंट्री में 10 ग्राम गोल्ड कितने का मिलता है? तो सर हमारी कंट्री में 10 ग्राम गोल्ड मिल जाता है सर सर हमारी कंट्री में 10 ग्राम गोल्ड मिल जाता है सर 3000 रुपए का। कितने का? मान लो 3000 रुपए। तो देखो ना, 10 ग्राम गोल्ड यहां भी है, 10 ग्राम गोल्ड यहां भी है। ए इक्वल टू, मैथ्स में पढ़ते हो ना 10th वाले बच्चों, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये 1 है ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू सी, बोलते हो ना। सिमिलरली 10 ग्राम गोल्ड $10 के बराबर है, 10 ग्राम गोल्ड 3000 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब $10 3000 रुपए के बराबर हुआ ना भाई। तो इसका मतलब $1 कितने रुपए के बराबर होगा? तो इधर से एक जीरो हटाया तो इधर से भी एक जीरो हटा दो, तो सर 300 रुपए हो गया। तो मान लो $1, तो फिर ये डिसाइड हो गया। अब इंडिया भी कुछ नहीं बोलेगा बीच में, अमेरिका भी कुछ नहीं बोलेगा। तो किया क्या गया? किया ये गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कि हर देश ने ये बताया कि वो अपनी करेंसी से अपने देश में 10 ग्राम गोल्ड कितने रुपए का या कितने दिनार का या कितने डॉलर का या कितने युआन का, कितने पाउंड का या कितने स्टर्लिन का खरीद सकते हैं। फिर उनको बोला गया कि यूएसए में इतने का मिलता है। फिर यूएसए की करेंसी और उनकी करेंसी को पेग्ड कर दिया गया। पेग्ड का मतलब जैसे मैं बोलता हूं ना कि $1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इंडिया की रुपी की पेगिंग कर रहा हूं, बोली लगा रहा हूं, किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सर ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हिस्ट्री में आप लोगों को इसी वजह से इस चैप्टर में डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैं निकाल के दूंगा आपको सब्जेक्ट, ठीक है। मजा आया होगा आई होप। अगर फिर भी मजा ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। अब सुनो इसके बाद क्या होता है। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम तो अब आ चुका है, ठीक है। ब्रिटेन वुड सिस्टम जब आ जाता है तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के बाद ट्रेड इंक्रीज हो जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लोग अब ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बोले तो ब्रिटेन वगैरह और वो सारे देश, उनकी इनकम भी बढ़ती है और जापान की इनकम भी बढ़ने लग जाती है। सर इसका डेटा है 1950 to 1970 के बीच में पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो 8% से बढ़ा,
लोगों की इनकम कंट्रीज की इनकम 5% से बड़ी। इनकम ग्रोथ का मतलब यहाँ पे नलायकों जीडीपी ग्रोथ है। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री की तरह लिख देते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तुम मतलब मुझे नहीं पता, तुम समझ जाओ, मैं तुम्हें समझा के दे रहा हूं। बुक में इनकम ग्रोथ लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे इनकम ग्रोथ का मतलब जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है ना। कंट्रीज की इनकम 5% से बड़ी, जीडीपी 5% से बड़ी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है कौन सी कंट्रीज में, वैसी कंट्रीज में जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जैसे ब्रिटेन जैसी कंट्री उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइज्ड थी, ठीक है ना। तो उन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5% या 5 से कम रहा। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग काम करना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में 95 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, 5 लोग तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छा है ये तो, ठीक है। अब सुनो, डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद डेवलप हो रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस बनाए आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो हेल्प भी कर रहे हैं उनको। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को भी तो डेवलप्ड होना है। बहुत सारी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग थी उस जमाने में, उनको भी डेवलप होना था। तो वो लोग भी प्लांट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करवा रहे हैं डेवलप्ड नेशन से, कि भाई तुम कौन सी मशीन से अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाते हो, इस मशीन से, हाँ इस मशीन से। तो यार एक काम करो, हमें भी मशीन बेचो वो वाली। तो उससे मशीन खरीद रहे हैं, तो ढेर सारा पैसा उनका खर्च हो रहा है, किनका, डेवलपिंग मशीन कंट्रीज का। लेकिन एक तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो मशीन बेचने को राजी नहीं, दूसरा कई बार बेच भी रही हैं तो बहुत महंगा बेच रही हैं, ठीक है ना। तो सर अब आप सेकंड पॉइंट से पढ़ो यहां पे, आईएमएफ और जब बहुत सारी कंट्रीज, अगर आप देखोगे ध्यान से, वर्ल्ड वॉर 2 कब तक चला, वर्ल्ड वॉर 2 कब तक चला, 1939 टू 45 तक चला, ठीक है ना। सर इसके बाद अगले 20 सालों में पूरी दुनिया में मैक्सिमम देश आजाद हो गए, जिनके ऊपर कब्जा कर रखा था ब्रिटेन ने या और भी कंट्रीज ने, ठीक है। वो मैक्सिमम देश क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। लेकिन जब वो आजाद होंगे तो वो गरीब होंगे, क्योंकि उनको तो चूस लिया गया, उनके देश का पैसा तो सारा ब्रिटेन लेकर के गया, या जिसकी भी कॉलोनी थी वो देश लेकर के गया। और वहां पे पॉवर्टी भी होगी, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, वहां पे कंट्री की जीडीपी बहुत खराब होगी, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे इंडिया में थी 1947 में, है ना। बहुत गरीब छोड़ के गए थे हम भारत को, मतलब ब्रिटिशर्स भारत को बहुत गरीब छोड़ के गए थे, गरीब बना के गए थे। तो वैसे ही बाकी देशों के साथ भी होगा। तो उन्हीं कंट्रीज को हम डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं, ठीक है। तो सर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी तो डेवलप्ड होना है, तो वो क्या कर रही हैं, एक तो उनके पास पैसा कम है, और उसमें से भी वो थोड़ा सा पैसा जोड़ करके डेवलप्ड कंट्रीज से मशीनें, प्लांट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें परचेज करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद, है ना, बहुत सारा प्रयास करने के बाद उन लोगों को लगता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों को लगता है कि यार हम डेवलप्ड नहीं हो पा रहे हैं, मोटा प्रॉफिट तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, यूएस, ये लोग, रशिया, ये लोग अर्न कर रहे हैं, हमारा तो बेनिफिट हो नहीं पा रहा। तो इस केस में हम क्या करें, और डेवलप्ड नेशंस क्या कर रहे हैं वो भी सुनो। सर डेवलप्ड नेशंस ना, मतलब सोचो, आप दिमाग में ऐसे समझना कि इंडिया डेवलपिंग कहलाएगा क्योंकि इंडिया भी आजाद हुआ, और डेवलप्ड ब्रिटेन डेवलप्ड कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो इंडिया कहता है ब्रिटेन से कि भैया हमें कुछ मशीनें दे दो तुम अपनी अच्छी वाली, तो ब्रिटेन कहता है ठीक है दे देते हैं। तो मान लो ब्रिटेन ने दे दिया, अब बदले में ब्रिटेन क्या कह रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है कि भाई देखो मशीनें तो हमारे पास ही मिलेंगी तुम्हें अच्छी वाली, हमसे लेना चाहते हो मशीन ना, तो हाँ दे रहे हैं, लेकिन यार मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है, तुम अगले 5 सालों तक हमें गेहूं, वीट या राइस इतने ही रेट पे बेचोगे। उसका रेट तय कर लिया। तो मशीन देने के बदले में फ्यूचर में इंडिया से जो भी चीजें उन्हें खरीदनी है उसका रेट तय कर लिया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पहले जैसा ही है। जब भारत गुलाम था तब भी हमसे हमारा ही माल सस्ते में खरीद के लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, और आज भी, मतलब आजादी के बाद भी हमसे सस्ते में लेके जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया को मशीनों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी मशीनें और किसी के पास है नहीं,
और ये गिनती चुनती के डेवलप्ड नेशंस थे, इन लोगों ने बोला भाई हम तो देंगे नहीं अपना मशीन, तुम्हें लेना है तो सस्ते में लेना है तो लो, वरना चल निकाल। ये वाला अप्रोच है उनका, ये वाला अप्रोच है उनका। तो इसी वजह से डेवलपिंग नेशंस को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए हैं, आजाद हुए हैं, उनको लग रहा है यार सारा पैसा ये लोग कमा रहे हैं, झाड़ लिए सारा पैसा, छाप रहे हैं, पेड़ों से गिर रहे हैं उनके घरों में पैसे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है मेरे बाप, क्या करूं, है ना। तो क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल लो मेरे भाई, है ना। तो देखो हल क्या है, हल ये है कि अब इन लोगों को जरूरत है पैसों की, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो अब वर्ल्ड में पैसा किसके पास है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास खूब सारा पैसा है। तो ये लोग जाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास, बोलते हैं भैया आईएमएफ, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें कुछ लोन दे दो यार बड़े भाई। भैया वर्ल्ड बैंक, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, कुछ लोन दे दो यार बड़े भाई, पैसों की जरूरत थी। आईएमएफ कह रहा है अरे गुरु बस ये पैसे ना मांगो यार, शर्मिंदा ना करो। वर्ल्ड बैंक कह रहा है अरे गुरु पैसे ना मांगो यार, पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते तुम्हें पैसा। तो डेवलपिंग कंट्री बोल रहे हैं कि फिर काहे को बोलते हो कि तुम वर्ल्ड बैंक हो, मतलब ऐसे बोल नहीं रहे, मैं आपको समझा रहा हूं, फील करवा रहा हूं, टॉपिक को फील करो। डेवलपिंग कंट्रीज आजाद होने के बाद पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, तो जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास कि गुरु पैसा तो दे दो यार, हमें लोन दे दो, लोन पे दे दो, कुछ काम करें हम भी अपने देश में। आईएमएफ तुम दे दो यार थोड़ा थोड़ा, वर्ल्ड बैंक दे दो। वर्ल्ड बैंक कह रहा है गुरु नहीं दे सकते हैं। काहे नहीं दे सकते हो भैया, तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों को इसलिए बनाया गया है, या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जब बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, तो उनको बोला गया था कि आपको इंडस्ट्रियल कंट्रीज, वैसी कंट्रीज वैसे देश जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तो यहां पे लिखा तो उन्होंने इंडस्ट्रियल कंट्रीज था, लेकिन उनका मतलब था ब्रिटेन, इटली, आपके पास में यूएस, आपके पास में रशिया, ये कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो उन्हीं कंट्री को देना था लोन, किसे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। और इसमें पैसा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, भैया एक चीज और सुनो पहले, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, बट देन ये भी तो सोचो कि आईएमएफ के पास पैसा आ कहां से रहा है, जो वो पैसा बांट रहा है दूसरे देशों को। तो सर पैसा आ रहा है आईएमएफ के पास यूएसए से, ब्रिटेन दे रहा है, बहुत सारे देश उनको पैसा दे रहे हैं, और वही देश आपस में फिर इन्हीं का पैसा आपस में घूम रहा है। बट देन पहले यूएसए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूएसए डायरेक्ट लोन दे रहा था, जो कि उसने वापस मांगा था, बताया था आपको भी आज ही के लेक्चर में, है ना। अब यही यूएसए आज भी लोन दे रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू। अब पहले यूएस आईएमएफ को देगा और आईएमएफ बांटेगा बाकी देशों को, समझ रहे हो अब बात, कान मतलब समझ रहे हो ना, इसे पकड़ो या क्या बोलते हो, घुमा के इससे पकड़ो, बात बराबर है, लेकिन अंतर है इसमें। अंतर क्या है कि पहले लोग यूएसए से लोन लेकर के अपना बैंक खोल ले रहे थे, अब लोगों को अगर लोन लेना है तो आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। यूएस बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है गुरु, हम ना दे पाएंगे पैसा, पैसा लेना आईएमएफ के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जब वो जाएंगे और बोलेंगे कि हमें पैसा दो, तो आईएमएफ फोन करेगा यूएसए को, बाबूजी आपका पैसा है हमारे पास बहुत सारा, मांगने आए हैं सब लोन पे, क्या करें, दे दें। तो कौन बोलेगा, यूएस बोलेगा। पहले उससे पूछो काय के लिए पैसा ले रहा है, तो मान लो वो बोलेगा, थोड़ा सा है ना ऐसे समझो इसको, तो वो बोलेगा कि भाई तुम किस लिए लोन लेने के लिए आए हो, तो मान लो वो बोलता है कि मैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन लेने के लिए आया हूँ, तो यूएस बोलेगा ठीक है दे दो। मान लो वो कहता है कि मैं इसलिए लोन लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तो बैंक खोलना है, तो पैसे की जरूरत है, तो आईएमएफ बोलेगा गुरु ये तो बैंक खोलने के लिए पैसे मांग रहा है, तो यूएस बोलेगा हट पागल समझा है, मना कर दे, चल हट, भगा दिया जाएगा उसे, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। तो ये काम होगा सर, बट ठीक है ना, बट कुड नॉट यस। तो वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ की लिमिटेशन क्या थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की लिमिटेशन ये थी कि उन्हें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को ही लोन देना था। तो इसी वजह से वो लोग गरीबी से लड़ने के लिए, है ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज से लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को लोन नहीं देंगे, मना कर रहे हैं वो लोग। लेकिन
जब आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ और आईएमएफ ने जब 1947 से काम करना शुरू किया, वर्ल्ड बैंक ने भी जब 1947 से काम करना शुरू किया, तो विद टाइम, मतलब स्टार्टिंग में तो जापान और यूरोप ने बहुत सारा लोन ले रखा था आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, लेकिन बाद में इनका काम हो गया पूरा, तो ये लोग पैसा लौटाते हैं। मतलब यूरोप अपना पैसा वापस दे रहा है आईएमएफ को और जापान भी अपना पैसा वापस लौटा रहा है, तो अब इनके पास पैसा आ गया। तो अब यूएसए का ही पैसा है, लेकिन अब आईएमएफ के पास वापस आ गया, वर्ल्ड बैंक के पास वापस आ गया, वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तब यूएसए सोचेगा ना, बोलेगा ना कि चलो एक काम करो, अब डेवलपिंग कंट्रीज को भी दे दो, क्योंकि अब इनकी जरूरत तो खत्म हो गई। यही खेल है, आपको समझना है ये, ठीक है। क्योंकि उनको उस समय पे क्या बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनका पैसा जापान और यूरोप के पास फंसा हुआ है। जब आ गया, अब उन्हें पता अब हमारे पैसा लोन पे बटा हुआ नहीं है, तो ब्याज आएगा नहीं। अब बोल रहे नहीं नहीं हम तो दे सकते हैं, हमने कब मना किया, आओ हम देंगे, गरीबी से लड़ना है हम देंगे, लैक ऑफ रिसोर्सेज से लड़ना है हम देंगे, मशीन खरीदनी है हम देंगे। स्टार्टिंग में नहीं दिया, बाद में दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, डेवलपिंग नेशंस को फंड करना क्या कर दिया सर, स्टार्ट कर दिया, और 1950 से 1960 तक फंडिंग की भी। लेकिन इस ड्यूरेशन में 50 से 60 तक के ड्यूरेशन में डेवलपिंग कंट्रीज को यह समझ में आ गया कि भैया हमारा फायदा तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से भी हो नहीं रहा, और ये कंट्रीज अपना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये जितने भी दुखियारे देश थे, दुखी वाले जो परेशान देश थे, इन सबों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया बच्चों, और उस ग्रुप का नाम रखा G77। तो G77 क्या है, G77 77 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि डेवलपिंग है उस जमाने में, 1947 के आसपास, 50 के आसपास, ठीक है। उस जमाने में ये लोग डेवलपिंग हैं और इनको बड़ी दिक्कत आ रही है, इनके पास पैसे भी नहीं है, इनके पास रिसोर्स भी नहीं है, इनके पास मशीन भी नहीं है, गरीब देशों का समूह G77, ठीक है। और इन सबों ने एक NIEO की डिमांड रखी मिल करके। क्या है वो डिमांड, NIEO की फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, फ्रेश काम करो, तुम भी कमा रहे हो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी कमाने का मौका मिलना चाहिए। तो जब आप अकेले बोलते हो तो वजन का इंपैक्ट नहीं होता है ना, लेकिन जब आप ग्रुप में बोलते हो तो बाकी देशों को भी सुनना पड़ेगा, तो आप सुनेंगे। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में वो लोग डिमांड क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा भी फास्टर ग्रोथ हो, हम जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं आपको उनका सही कीमत हमें मिलना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर करके हमारे देश में बेच रहे हो, उसका बेटर एक्सेस दो हमें। बेटर एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, सुनो। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते थे, पहले माल बना करके, मान लो ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन माल बना करके भारत में बेच रहा है खूब सारा। अब इंडियंस को पहले आदत लगवा दी माल की, मतलब कमोडिटीज की, गुड्स की, उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि भैया हमारे यहाँ तो मशीन खराब है, बंद है, तो अब हम तो बेच नहीं पाएंगे, अभी 1 महीने आएगा नहीं। अब जब 1 महीने मार्केट में माल ही नहीं आएगा तो सप्लाई तो कम हो गई ना, तो इंडियंस प्राइसेस बढ़ा देंगे, भैया हम ज्यादा कीमतों पे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो बोलेंगे हाँ 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 माल बन रहा है, और फिर बेचना शुरू करेंगे आपको, तो फिर वो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे आपको। तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके भी प्राइस बढ़ाते थे वो, ठीक है। तो इस वजह से ये G77 ग्रुप क्या मांग रहा है, बेटर एक्सेस टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मांग रहा है, ठीक है। अब सुनो सर, जो ब्रिटेन वुड है और वो खत्म हो गया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ग्लोबलाइजेशन में सुनो क्या है सर, 1960 में है ना, 1960s में बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट्स यूएस वाज नॉट एज फाइनेंशियली पावरफुल एज अर्लियर। सर 1960 के बाद प्राइस बढ़ने लग जाता है कमोडिटीज के, रॉ मटेरियल के। क्यों, आप बोलोगे सर 1960 के बाद प्राइस क्यों बढ़ रहा है, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना। अभी तो बताया इन लोगों ने G77 ग्रुप बना लिया है, पहले G77 ग्रुप बनने से पहले इन्हीं की देश से, बाकी देशों से यूएसए को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता था, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता था। लेकिन अब इन लोगों ने G77 नाम का ग्रुप बना लिया है, और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे भैया सही रेट दो, नहीं तो बेचेंगे नहीं हम तुम्हें अपना गुड्स, बेशक से भूखे मर जाएं, और फिर तुम्हारे यहाँ जो गुड्स बन रहे हैं वो खरीदेंगे भी नहीं, तो दिक्कत उनको होगी। तो इन लोगों ने बोला हाँ ठीक है भाई,
सही रेट लगाएंगे, अब सही पैसा देंगे तुम्हें तुम्हारे गुड्स का, रॉ मटेरियल का। तो जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो मान लो मैं ये पेन ही ला रहा हूँ खरीद के, है ना, और मान लो ये पेन पहले मुझे रॉ मटेरियल पड़ रहा था 2 रुपए का, और मैं पेन बेच रहा था 3 रुपए के प्रॉफिट मिला करके 5 रुपए का पेन बेच रहा था। 2 रुपए में रॉ मटेरियल आया इसका, और 5 रुपए में पेन बेच रहा हूं, तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो ये रॉ मटेरियल ही मुझे 5 रुपए का पड़ रहा है, तो पेन की प्राइस बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है। कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है। तो ये बात वो कहना चाह रहा है कि 1960s के आसपास राइजिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के बढ़ने की वजह से यूएस वॉज नॉट एज फाइनेंशियली पावरफुल एज अर्लियर। पहले फाइनेंशियली पावरफुल क्यों था? क्योंकि यूएसए के पास पहले बहुत सारा पैसा बचता था, क्योंकि सस्ते में सामान खरीद लेता था, और जो पैसा बचा उस पैसे को यूएस क्या करता था भैया, उस पैसे को यूएस दे देता था आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को लोन दो। अब उसके पास खुद ही पैसा नहीं बच रहा, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल अब महंगा मिल रहा है। तो इसकी वजह से डॉलर और गोल्ड का जो सिस्टम बताया ना आपको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हर कंट्री ने गोल्ड की वैल्यू बताई अपने करेंसी के टर्म्स में, फिर डॉलर के टर्म्स में उसको डिसाइड किया गया, ये सिस्टम पूरा का पूरा इंबैलेंस हो गया। क्योंकि यूएसए में भी अब इन्फ्लेशन आ रहा है, तो यूएसए पहले 10 ग्राम गोल्ड कम में खरीदा था, अब यूएसए में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि G77 बन गया है, ये लोग अपने वेलफेयर की बात करेंगे। तो ये गोल्ड और डॉलर से जो सिस्टम बनाया था वो पूरा का पूरा बैलेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी वजह से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, कि मतलब मान लो किसी साल डिसाइड कर लिया कि $1 30 रुपए के बराबर है, और वही चलता रहेगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो सिस्टम भी खत्म हुआ और एक नया सिस्टम आया। उस सिस्टम का नाम था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर ये क्या होता है? बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा। फिर भी इतनी जानकारी जरूर दूंगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट डिसाइड करेगा कि $1 कितने रुपए के बराबर है, और जब मार्केट डिसाइड करता है तो प्राइस अप डाउन होता है। और यही कारण है कि जब आज आप सोते हो रात में, आज की डेट की बात कर रहा हूं 2022 की, तो आप देख के सोते हो अपने फोन में कि भाई $1 80 रुपए के बराबर है, और सुबह उठते हो तो देखते हो $1 81 पे पहुंच गया, 81 पे पहुंच गया। तो रातों रात ये जो रेट चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट, ये इस वजह से क्योंकि मार्केट डिसाइड कर रहा है। और मार्केट किस बेसिस पे डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई की। डॉलर की डिमांड ज्यादा तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा, रुपए की डिमांड ज्यादा तो रुपए की वैल्यू ज्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें मत फंसना कभी भी, बस ये जान लेना कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे $1 कितने रुपए के बराबर होगा, ये मार्केट डिसाइड कर रहा है डिमांड और सप्लाई की मदद से। ठीक है, अब सुनो सर, बस एक फैक्ट के रूप में लिखा मैंने, 1970s में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका बहुत ज्यादा उधार में थे, ह्यूज डेट में थे। क्यों? क्योंकि 1970 से पहले ये जो कंट्रीज है ना, अमेरिका वगैरह, इनके पास ढेर सारा पैसा था, इन लोगों ने जबरदस्ती इन लोगों को लोन दिया था, ले 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 भाई, सस्ते रेट पे दे रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके इन लोगों को, ये लोग के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और बाद में आप क्या देखते हो, MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में आती हैं, चाइना में आती हैं, ब्राजील में भी जाती हैं, और भी कंट्रीज में जाती हैं, और पूरा वर्ल्ड ग्रो करता है। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आज के डेट में भी पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड सेल कर रही है, परचेज कर रही है, लेकिन अब मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। यूएसए अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवा सकता, चाइना अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाएगा, रशिया अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाएगा। कोई बात होती है तो अब आप देखते हो कि इंडिया भी अपने पावर्स को, अपनी बातों को असर्ट करता है, पुरजोर तरीके से रखता है। तो यही एक ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम आप मान के चलो मोटे मोटे तौर पे। चैप्टर में सिर्फ इतना ही कंटेंट था, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और आपको वीडियोस रिवाइज कर लेने हैं। कल मिलेंगे आपसे, संडे है कल, लेकिन फिर भी कल मिलेंगे आपसे, और कल एक नया लेक्चर, नया चैप्टर हम के साथ हम मिलेंगे। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जुड़िए हमसे, हम काम करते हैं फटाफट से। ठीक है,
चलिए तो टिल देन टाटा बाय बाय नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।